बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मनोज तिवारी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 2 जनवरी से अस्वस्थ महसूस कर रहा था। हल्का बुखार और जुकाम होने के कारण उत्तराखंड रुद्रपुर प्रचार में भी नहीं जा पाया। सतर्कता बरतते हुए अपने आप को कल ही आइसोलेट कर दिया। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में 3 गुना से ज्यादा केसेस भारत में ही आ चुके हैं। तीसरी लहर को लेकर सरकार और उनकी एजेंसियों ने चेतावनी देना भी शुरू कर दिया है। और कोरोना पर महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अपने अफसरों को चिताया कि तीसरी लहर में मरीजों की संख्या लाखों में जा सकती है। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा केस आए हैं। जिस दिल्ली में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है, वहाँ मास्क न पहनने के जितने मुंह उतने बहाने हैं। मैम क्या नाम है आपका? ज्योतिका। आप मास्क क्यों नहीं पहने? आपको पता है दिल्ली में रिस्ट्रिक्शन है। सफोकेशन होती है ज्यादा वो करने से। सफोकेशन होती है ज्यादा। कोई कहता है कि फोटो खिंचवाने के लिए उतारा है, कोई कहता है कि दम घुटता है इसीलिए उतारा। हर दिल्ली वाले के पास अपने बहाने हैं। लेकिन दिल्ली में मास्क उतारना कोरोना के खतरे को कम आंकना लोगों को कितना भारी पड़ सकता है, उसका अंदाजा आप राजधानी में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना के मामलों से समझ सकते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,099 नए मामले सामने आए और 1 की मौत भी हुई। रविवार को दिल्ली में 3,194 कोरोना के मरीज मिले थे और पॉजिटिविटी रेट 4.59% थी। करीब 7.5 महीने के बाद दिल्ली में इतने ज्यादा मामले मिले हैं। इससे पहले 18 मई को 4,482 केस आए थे। इसी तरह दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 6.46% हो गई, जो 18 मई को 6.89% थी। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामले भी बढ़कर 10,986 हो गए हैं। पिछली बार 31 मई को सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंचा था। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में है, तो संख्या बहुत ही कम है, परंतु ऐसा ना हो कि बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कोरोना संक्रमण दर 5% से ऊपर जाती है तो रेड अलर्ट लागू हो जाएगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक अगर दिल्ली में संक्रमण दर 5% से ऊपर जाती है और लगातार 2 दिन तक इस पर बनी रहती है, या फिर एक दिन में 16,000 तक केस आ जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल में 3,000 बेड भर जाते हैं, तो इस स्थिति में राजधानी में रेड अलर्ट लागू हो जाएगा। कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था। मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीजें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीजें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। दिल्ली में रेड अलर्ट का सीधा मतलब पूरे शहर में कर्फ्यू लागू होना है, जो वीकेंड पर भी रहेगा। स्कूल कॉलेज पूरी तरह बंद हो जाएंगे, पढ़ाई ऑनलाइन होगी। दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि गैर जरूरी सामान बेच रहे होंगे, उनको बंद कर दिया जाएगा। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को उनमें जाने की इजाजत नहीं होगी। शादियों की इजाजत होगी, लेकिन उनमें सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन और अन्य तरह के कार्यक्रमों पर पाबंदी लागू हो जाएगी। ऐसी तमाम बंदिशें दिल्ली में लौट सकती हैं, क्योंकि नए साल पर दिल्ली वाले गोवा और दूसरे पर्यटन स्थलों पर नए साल मनाकर लौटे। बंदिशों से दूर घूमने फिरने की यही तमन्ना लोगों को गोवा और दूसरे पर्यटन स्थल तक खींच ले गई, जहां नए साल के जश्न में आपको चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई देगी। गोवा
गोवा के आसमान में नए साल पर आतिशबाजी होती रही और नीचे जमीन पर लोग बिना मास्क के नाचते रहे। सोचिए ऐसी न्यू ईयर पार्टी में अगर मुट्ठी भर लोग भी कोरोना के ओमिक्रॉन या फिर डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होंगे तो फिर क्या हुआ होगा। ऐसा कहने की वजह गोवा का पॉजिटिविटी रेट है जो 10.7% हो गया है। वहीं गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 388 मामले सामने आने से वहां की सरकार परेशान हो गई है। मतलब गोवा में एक कोरोना संक्रमित 10 लोगों को कोरोना फैलाने में सक्षम है। मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार नाइट कर्फ्यू समेत कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। मैं बस बहुत सारा घूमना चाहती हूँ, बस कोई बीमारी ना हो, सब लोग अच्छे से एंजॉय करें 2022 को। First is school, regarding school. Those who are 8th and 9th standard will not come for school from tomorrow. That order will be issued by Education Department. 10, 11, 12th will take the vaccine and then they will not come for. And college most likely will close from tomorrow or maybe after 1 or 2 days, whenever the order comes. देश भर में कोरोना के विस्फोट से डरना क्यों जरूरी है, उसे समझने के लिए अब एक आंकड़ा ध्यान से देखिए। पिछले साल 12 फरवरी को कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी। तब एक हफ्ते में नए केस में 0.76% की बढ़ोतरी पाई गई। अगर कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो इसमें नए केस के आंकड़ों में एक हफ्ते के अंदर करीब 199% की बढ़ोतरी देखी गई। इसका मतलब ये है कि इसकी रफ्तार पिछली कोरोना की लहर से करीब 262 गुना ज्यादा है। आइए इसे आंकड़ों में और विस्तार से समझते हैं। 11 फरवरी तक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,80,439 थी। 18 फरवरी को ये बढ़कर 1,09,63,258 हो गई। कौडिल्या क्रूज शिप पर 66 संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। मुंबई से गोवा जाने वाले इस क्रूज पर 66 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए और पूरे मामले में गोवा से मुंबई तक जबरदस्त लापरवाही सामने आई। इस लापरवाही की वजह से ही इस वक्त भी पॉजिटिव और नेगेटिव यात्री एक साथ क्रूज पर सवार हैं। कौडिल्या क्रूज पर कोहराम मचा है। चलते जहाज पर कोरोना का हमला हुआ और 66 यात्री पॉजिटिव पाए गए, मगर जो नेगेटिव आए वो एक पल के लिए भी इस जहाज में रहना नहीं चाहते। इसके बावजूद उन्हें गोवा में शिप से उतरने नहीं दिया गया। वहीं जो लोग पॉजिटिव पाए गए उन्हें ना तो क्वारंटीन किया गया और ना ही आइसोलेशन में रखा गया। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव सारे एक ही जहाज पर हैं। इसी का गुस्सा जहाज में सवार नेगेटिव लोगों का फूटा है। गोवा से इस जहाज को मुंबई रवाना कर दिया गया और देर शाम तक ये मुंबई पहुंचेगा। अगर रास्ते में कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उस हालात में क्या होगा ये साफ नहीं है। दरअसल क्रू का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। चालक दल समेत शिप में 2017 लोग सवार हैं। सभी का बारी बारी टेस्ट किया गया तो 66 यात्री पॉजिटिव पाए गए। क्रू के सदस्य के पॉजिटिव आते ही शिप को गोवा में लंगर डालने की इजाजत भी नहीं दी गई। हाँ, मेडिकल टीम जहाज पर जरूर आई और उसी ने यात्रियों का टेस्ट किया। रिपोर्ट कल शाम आई जिसमें 66 लोग पॉजिटिव पाए गए। शिप पर सवार लोगों के रिश्तेदारों ने आज तक से बातचीत कर अपनी चिंता जाहिर की। जसवीर सिंह की बेटी, बेटा और भाई कौडिल्या पर सवार हैं। तो जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में। तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है। तो पूरी खलबली मच गई शिप में। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद एक टीम आती है पीपी किट में, जैसे आपने बताया, और 2016 लोगों का उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने में 2-4 घंटे लग गए, रिजल्ट आने में 5-6 घंटे लगे। मतलब परसों जो शाम में निकलने वाली थी, कल शाम में आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट आया जिससे पता चला कि 66 लोग पॉजिटिव है। अब जांच इस बात की हो रही है कि जब महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर इतनी सख्त पाबंदी है तो एक जहाज पर 2000 लोगों को कैसे जाने दिया गया। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी हैं। 66 संक्रमित लोगों को गोवा में उतारकर आइसोलेट क्यों नहीं किया गया? क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों को क्रूज पर साथ छोड़ दिया गया? क्या जो लोग क्रूज पर सवार हुए उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था? गोवा सरकार और मुंबई प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? आपको बता दें कि ये क्रूज 1 जनवरी को मुंबई से गोवा के लिए निकला था। सौरभ बख्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।
और मुंबई की तरह दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्होंने ये जानकारी ट्वीट करके दी है। केजरीवाल बीते 5 दिनों से लगातार रैलियों और चुनावी सभाओं में हिस्सा ले रहे हैं। कल उन्होंने देहरादून में भी रैली की थी। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं। केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। 2 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों को कोरोना के बढ़ते मामलों से आगाह कर रहे थे। उन्हें भरोसा दे रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं। मगर अब ये साफ हो गया कि सावधानी हटी तो कोरोना की ये नई लहर किसी को भी बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया, मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूँ, हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच कराएं। अरविंद केजरीवाल बीते कुछ दिनों में तमाम दलों के दूसरे नेताओं की तरह ही अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे थे। 3 जनवरी को वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए रैली की थी। 30 दिसंबर को चंडीगढ़ में विजय यात्रा में शामिल हुए थे। 31 दिसंबर को पंजाब के पटियाला में शांति मार्च पर निकले थे। वहीं 1 जनवरी को अमृतसर में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। अगले ही दिन यानी 2 जनवरी को वो लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा में योगी सरकार को निशाने पर लिया था। देश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। जिस तरह से कोरोना के दौरान इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, इनसे सरकार नहीं संभली इन लोगों से। केजरीवाल इशारों इशारों में डेल्टा वेरिएंट से आई दूसरी लहर के दौरान लोगों की मौत का जिक्र कर रहे थे। मगर जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट को वो हल्के लक्षणों वाला बता रहे थे, उसने दिल्ली में तांडव मचा रखा है। उसके बावजूद उनकी तरह ही योगी आदित्यनाथ ने भी ओमिक्रॉन को हल्के लक्षणों वाला वेरिएंट बता दिया। सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, घबराने की आवश्यकता नहीं। सतर्कता और सावधानी की बात सारे नेता कर रहे हैं, मगर चुनावी रैलियां हों या धार्मिक स्थलों की भीड़ या फिर हिल स्टेशनों पर उमड़ता हुजूम, सतर्कता और सावधानी यहां हवा हो जाती है और दिखावे के लिए कोरोना पाबंदियों के पालन की बात हो रही है। ऐसे ही दोहरे मापदंड कोरोना की तेज रफ्तार की वजह है। इसके तहत ही सरकारें बाजारों में भीड़ भाड़ पर लगाम कस रही हैं, नाइट कर्फ्यू लगा रही हैं। दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के चालान काटे गए, मगर इसी दिल्ली में चक्का जाम कर रही भीड़ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकारें सहूलियत के हिसाब से दोहरे मापदंड अपना सकती हैं, मगर कोरोना कोई भेदभाव नहीं करता और ये बात सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, नेताओं पर भी लागू होती है। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो नेता एक तरफ ओमिक्रॉन को हल्का वेरिएंट बता रहे हैं, रैली कर रहे हैं, वहीं आम लोग भी कोरोना नियमों को हल्के तौर पर ही लेते दिखाई दे रहे हैं। और दरअसल एक तरफ कोरोना नियम तोड़ने पर चालान कट रहे हैं, तो दूसरी तरफ धड़ल्ले से चुनावी रैलियां हो रही हैं। देश में इस वक्त सब कुछ बढ़ते हुए क्रम में है। कोरोना संक्रमण भी और चुनावी रैलियां भी, नए संक्रमित मरीज भी और रैलियों में जुटने वाली भीड़ भी। कोरोना संक्रमण को लेकर इधर उधर की बातों से राय मत बनाइए।
जो लोग ओमिक्रॉन को कम खतरनाक बता रहे हैं वो एक्सपर्ट की बात को ध्यान से सुनें। देखिए, जैसे कि एक डर था कि फिर से केसेस बढ़ेंगे और क्योंकि फिर से कंप्लेसेंट हो गए थे लोग, सेकेंड वेव से पहले भी यही हुआ था, लोगों को लगा कि कोविड खत्म हो गया, केसेस खत्म हो गए हैं। वही हुआ है कि अब थर्ड वेव ऑलमोस्ट टकरा रही है हमारे पे, और जिस तरह से ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं केसेस, उसी तरह इंडिया में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली मृत्यु भी हो रही है। यही बार बार हम इसी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको आराम से मत लीजिए, कंप्लेसेंट नहीं होइए, अभी भी पूरी सावधानी करते रहिए। और अब जो एक गलत धारणा है कि ओमिक्रॉन तो माइल्ड वैरायटी है, देखिए हो सकता है कुछ कंपैरेटिवली डेल्टा से माइल्ड सिम्टम्स कर रहा हो, लेकिन माइल्ड डिजीज नहीं है क्योंकि वो फैलता बहुत जल्दी है। और जो चीज जल्दी फैलेगी, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, जब तादाद बढ़ जाएगी नंबर की तो उनमें से कुछ ना कोई अनफॉर्चुनेटली सिक भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को या जिनकी इम्यूनिटी कम है या फिर जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट या एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, उनको भी तो इन्वॉल्व करेगा और खुदा ना खास्ता उनको इन्वॉल्व करेगा तो सीरियस भी हो सकते हैं। दिल्ली का हाल भी देख लीजिए। और जीवन में दुकानें खुलने की बात कही गई है, लेकिन साप्ताहिक बाजारों में भीड़ की भरमार है और वायरस किसी भी भीड़ के साथ भेदभाव नहीं करता, वो हर किसी को समान रूप से संक्रमित करता है। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामलों वाले 5 राज्य हैं। महाराष्ट्र जहां 12,160 नए मामले सामने आए, पश्चिम बंगाल जहां 6,078 नए मरीज मिले, दिल्ली जहां 24 घंटे में 4,099 नए मामले सामने आए, केरल में 2,560 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए और तमिलनाडु में 1,728 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले 1,892 पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में 100 में 84 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, जब से ओमिक्रॉन आया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। परंतु संतोष की बात यह है कि लोग बड़े नॉर्मल से लक्षण हैं, बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम ज़रूरत पड़ रही है। पिछली बार जब इतने लोग पेशेंट होते थे बीमार तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल में होते थे। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं और जल्द ही दिल्ली के लोग सब मिलके इस कोरोना की नए रूप को, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं, इसको भी जल्द ही हराएंगे। दिल्ली से सटे हरियाणा ने कोविड संबंधी नए नियम जारी किए हैं। पूरे प्रदेश में शाम 5 बजे के बाद बाजार बंद करने के आदेश हैं, लेकिन होटल रेस्टोरेंट को 11 बजे तक की छूट मिली है। 1000 से ऊपर केस हो गए हैं, हमें सब जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि इस कोरोना के फैलाव को हम रोक सकें। और सब प्रकार की सावधानी बरतने के लिए हमने जो नई गाइडलाइंस तय की हैं उसमें बाजार जो हैं मॉल बाजार 5 बजे तक का समय उनको दिया, उसके बाद नहीं खोल पाएंगे। और जितने ऑफिस हैं उनको 50% की हाजिरी के हिसाब से वो खोल सकते हैं। बहुत चीज़ों के ऊपर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। स्कूल कॉलेज को भी बंद किया है। बाजार बंद, होटल खुले, भीड़ पर पाबंदी, मगर रैलियों में छूट के आगे लोग भी बेपरवाह होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सभी करें। ये सलाह सिर्फ जनता पर ही नहीं बल्कि नेताओं और व्यवस्था चलाने वाले अफसरों पर भी लागू होती है। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बदलते हालात के बीच कश्मीर में स्थानीय कला और उत्पादों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसी कड़ी में कश्मीरी क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग ने शिल्प सफारी का आयोजन किया। इसके तहत कश्मीरी क्राफ्ट की दिव्य और भव्य कलाकारी देखने को मिली। सुंदर सुराहियां, शानदार तश्तरियां और बेहद खूबसूरत फूलदान, ये सब कुछ बना है पुराने रद्दी पेपर को मिलाकर। जम्मू कश्मीर की पेपर माशी कला का ये अद्भुत नमूना है। श्रीनगर में कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग की ओर से शिल्प सफारी का आयोजन किया गया, जिसके तहत कश्मीर क्राफ्ट की दिव्य और भव्य कलाकारी देखने को मिली। इस कलाकारी को दिखाने, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो, इसके लिए उन छात्रों को बुलाया गया था जो टूरिज्म या फिर क्राफ्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। आई थिंक इट इज अ ग्रेट सेटअप, बहुत बढ़िया सेटअप है, क्योंकि इससे एक टूरिज्म स्टूडेंट को ग्राउंड लेवल पे ये जानना जरूरी है कि हाउ द थिंग्स वर्क।
क्राफ्ट्स क्या है, इसमें पेपर माशी बाकी चीज़ें जो सारी है ये सब है क्या। जब हम ग्राउंड लेवल पे इसको समझेंगे, देखेंगे, अवेयर हो जाएंगे, सो डैट आफ्टर डैट हम इसको आगे जाके यूज़ करेंगे अपने फील्ड में। किसी भी इलाके का शिल्प उसकी पहचान होती है। कश्मीर घाटी के शिल्प कलाएं, जिनमें कालीन बुनाई, नब्दा साजी, कब्बा साजी, सोजनी वर्क, आरी वर्क, तिला कढ़ाई, पेपर माशी, वुड वर्किंग, विलो वर्क आदि ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में पहचान बनाई है। आज इन क्राफ्ट के बारे में करीब से जानकर ये छात्र बेहद खुश हैं। देखिए जी, एक जो क्राफ्ट होता है चाहे किसी भी रीजन का, वो उस रीजन की पहचान होती है, एक कल्चर उससे वाबस्ता होता है हर जो क्राफ्ट होता है, ठीक है। तो ये जो क्राफ्ट हम देख रहे हैं, जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं साख्ता जो है कश्मीरी, ठीक है। हम अगर पेपर माशी की बात करें तो पेपर माशी हम बताते हैं जो फिनिशड प्रोडक्ट होता है पेंट करके, वो एक्चुअली पेपर माशी नहीं, पेपर माशी ये है कि जो मैश्ड पेपर, ठीक है, बेसिक ये है। यहाँ पहुँचे छात्रों ने न सिर्फ बुजुर्ग कलाकारों से उनके हुनर के बारे में जाना, बल्कि इनसे बारीक कला के गुर भी सीखे। आपको बता दें कि हाल ही में यूनेस्को ने श्रीनगर शहर को हस्तशिल्प और लोक कलाओं में अपनी खास पहचान हासिल करने के लिए क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल करने की घोषणा की थी। यूनेस्को की इस लिस्ट में दुनिया के लगभग 300 शहर शामिल किए गए थे। भारत से वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, जयपुर और हैदराबाद के बाद श्रीनगर देश का छठा ऐसा शहर है जिसने यूनेस्को की इस सूची में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की। शिल्प सफारी जैसे कार्यक्रम के जरिए कश्मीरी युवाओं को अपने क्राफ्ट और कला के बारे में काफी कुछ जानने को मिला ही होगा। इसके साथ ही ऐसे कार्यक्रम के जरिए कश्मीर की सदियों पुरानी कला जिंदा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।